नकवी से पहले बात हुई है कि नहीं? हेलो। नहीं। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ सर, जी, क्या कैसे हाल? हैं आप? मैं ठीक हूँ जी भाई, जी आप? जी, शुक्रिया। मैं अली नकवी बात कर रहा हूँ और मैं सिडनी से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। और थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। और मेरा कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट है तो काइंडली आप इसका क्योंकि मुझे पता ही है आपकी प्रॉपर्टी होगी अब, तो रिक्वेस्ट है कि आप इसका वो अलग से वीडियो ना पोस्ट कीजिएगा। ये पॉसिबल है? चलें, आप बात करें। आप हाँ अपना जी। आगे असल नाम ना बताएं और सिडनी ना बताएं तो हम वीडियो पोस्ट भी कर दें तो आपको कुछ नहीं होगा। मगर आप आगे बता गए और फिर कहते हैं वीडियो नहीं, ना पोस्ट करें, नहीं नहीं, मेरा ये तो नहीं, गलत वो बात मैं है। बेसिकली, हाँ। अच्छा नहीं, मैं बेसिकली बताना ही चाह रहा था क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसलिए वो नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं एक शिया मुस्लिम हूँ, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाता। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे मेरे आपसे। वो ये है कि सर आपकी मैं जब पाकिस्तान में था तब भी आपको मैं फॉलो करता था, और बीच में कुछ अरसा मैं नहीं कर सका, और मैं आपकी वीडियोस देखता रहता था सारा। आप सर बात करते हैं कि एक तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि आप कहते हैं कि एग्जिस्टेंस है ही नहीं रसूलुल्लाह की, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, ये सारी मिथ है। मैं ये तो और नहीं आप कहता। कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की कहते हैं, आप कहते हैं कि कोई छोटा सा शायद करेक्टर होगा, लेकिन इसको बहुत एग्जेजरेट किया गया बाद में बनु अब्बास ने। हाँ, वो तो जीसस और का बिल्कुल एग्जैजरेट किया गया। जी जी, तो वो यही मेरी बात है, लेकिन जब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आप उसको पकड़ के बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे ले आते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा शायद इसके ऊपर यकीन ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइंस में मानते ही नहीं इस चीज को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई करेक्टर एग्जिस्ट करता होगा और उसके रिवॉल्व सारी चीजें होंगी। और ये सिर्फ जो है वो उन्होंने अपने आप को बनु अब्बास ने बनु उमैया के खिलाफ करने के लिए, या उन्होंने एक वो प्रॉपर एक पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स बनाई, इतने वो मतलब कि उन्होंने सारी इसको करेक्टर स्टोरी लिखी और वो नरेट किया, वो करते करते फिर साथ आगे फिर वो एक आयमा की चेन भी चल रही है, वो भी एक एक अलग लड़ी चल रही है ना, एक उनके थ्रू भी हमें बातें पता चलती हैं, सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन आप वो कह देते हैं कि वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, या आप किस लेवल तक मानते हैं कि ये वाकई हो सकता है कि नहीं भी हो सकता? ये मेरा क्वेश्चन था आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। बात तो बड़ी सिंपल सी है कि जो चीज अगर आयमा भी कह रहे हैं और कुरान भी कह रहा है और हदीस भी कह रही है वो सही है, उसका कोई ना कोई सबूत तो किसी जगह मिलना चाहिए ना। तो वो ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। ठीक है। आपका क्या ख्याल है, हजरत दाऊद मौजूद थे? जी, ये तो सर बिलीफ की बात है ना, अब मसला आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका मसला क्या ये है है कि वो। जी है तो सही ना। मसला ये है कि सबूत तो दाऊद का भी नहीं मिलता, इसलिए मैं दाऊद को भी नहीं मानता। मूसा का नहीं मिलता, मैं मूसा को नहीं मानता। ठीक है। सबूत आप दे दें आज तो मैं हजरत मोहम्मद को भी मान लूंगा, कोई ऐसा अनडिनाइबल सबूत हो जैसे सिकंदर का सबूत है। हजारों लोगों ने हजारों जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में सिकंदर के बारे में एक ही बातें लिखी हैं, जिस बात से हमें पता है कि वो मौजूद है। जूलियस सीजर के बारे में जहां वो जाता था उधर के लोग लिखते थे, उसके नाम के सिक्के मौजूद हैं, उसकी कई जगहों पे लिखवाई हुई रॉक इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, मंदिर उसने बनवाए थे वो मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हम इसलिए ये कहते हैं कि वो मौजूद था। ठीक है। सब्सटेंशियल सर, वेलकम। जी। कैसे है अच्छा गाड़ी? सर। ठीक ठाक सर, अच्छा। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है सर सब। जी जी, ठीक ठाक। हम्म। जी, हेलो मोमो, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, चलें जारी रखें हाँ जी, इन तो नकवी साहब, कॉलर्स से मसला बात। ये है जी कि दुनिया में एक बात सच है तो उसका सबूत तो होना चाहिए ना। और मतलब मसला ये है कि दुनिया में झूठ की खासियत ये है कि झूठी बातों का सबूत नहीं होता। और अगर सच्ची बात की भी वही खासियत हो तो मैं उसे सच कैसे मानूं? ठीक है। सच सच की प्रॉपर्टी ये है कि उसका सबूत होता है, झूठ की प्रॉपर्टी ये है कि उसका सबूत नहीं होता, उसे साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अगर कोई सच आप जिस चीज को मान रहे हैं उसकी सारी खसूसियात वही हों जो कि झूठ की हैं, तो मैं उसे सच कैसे मानूं? जैसे कि एक सिंपल सी मिसाल है कि एक जगह एक जानवर खड़ा है। ठीक है। उसके दो कान है, उसका एक मुंह है। ठीक है। उसकी चार टांगे हैं, उसकी एक दुम है और वो ढींचू ढींचू कर रहा है। ठीक है। तो मैं उसे इंसान मान लूं, हालांकि वो है गधा है, तो मैं बेवकूफ हुआ या फिर वो बेवकूफ हुआ? क्योंकि मसला ये है कि अगर एक चीज की सारी प्रॉपर्टीज झूठ वाली हैं तो मैं उसे सच मान रहा हूं, तो बेवकूफ तो फिर मैं ही हुआ ना, क्योंकि है वो गधा है, मैं उसे इंसान मान।
तो झूठ और सच में भी ऐसे ही फर्क है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो झूठ वाली हैं और लोग उसे सच मानते हैं, तो लोगों के मानने से वो सच नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक सर। जब वो हाँ सच सर। का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा ना, सच वो तब होगा, क्योंकि सच को मानने का एक मयार है। मयार क्या होता है? ठीक है, कि एक सिंपल सी बात है, आप तिनकों से कुर्सी नहीं बना सकते, कुर्सी के लिए आपको लकड़ी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप झूठ के मयार से सच नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि झूठ तो तिनकों से बनता है और सच जो है वो लकड़ी से बनता है। सच जो है उसकी बुनियाद मजबूत होती है, झूठ के पांव नहीं होते। तो झूठ के पांव नहीं होते, ये बड़ी एक ना बड़ी वाइज सी बात है और है बड़ी सच है। कैसे, मतलब किस तरह? झूठ के पांव ना होने का मतलब है कि झूठ का सबूत नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अगर हजरत मोहम्मद का सबूत नहीं मिल रहा तो दाल में भाई कुछ तो काला है ना। फिर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मिलना चाहिए भाई। सबूत तो शिवा का और विष्णु का और राम का और उनका भी नहीं है। ठीक है, तो उनको आप क्यों नहीं मान लेते? फिर सबूत तो उनका भी नहीं है। सबूत तो जीसस का खुदा का बेटा होने का भी नहीं है, जिस तरह हजरत मोहम्मद के खुदा का नबी होने का भी नहीं है। तो जीसस को खुदा का बेटा क्यों नहीं मान लेते? ठीक है, अच्छा, मैं सर बोलूँ अब कुछ? जी जी, बोले बोले। अच्छा सर, आपने ये इसमें मुझे कहा है कि जो झूठ है, ये आपकी मैंने स्ट्रीम से सुना हुआ है कि झूठ को झूठ कह देना बड़ा आसान है, उसको मतलब कि सच को साबित करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। चले मैं मान लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये झूठ है सब कुछ, तो सच्चाई फिर क्या है? सच्चाई की भी तो खोज ही है ना, वो कोशिश है, बंदा एफर्ट कर रहा है उसके लिए। और साइंस तो है, बाय द टाइम चेंज होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती है, तगय्युर आता है। फॉर इंस्टेंस मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एटम है एक, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वो वर्ड ही ड्राइव एटमोस से है, जो कि नॉट डिविजिबल है। और उसमें फिर आहिस्ता बाय द टाइम कह दिया उसके 3 उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और फिर अब तो 26 मोर देन 20 पार्टिकल्स उसमें से ड्राइव हो चुके हैं। फॉर सम टाइम अगर ये बात अभी तो चलें, ये सब कुछ झूठ है, तो सच ये भी तो नहीं है, इस चीज को भी तो नहीं सच ये कह रहा कि ना खुदा नहीं है। ये भी तो बात अभी प्रूफ नहीं है ना। अगर खुदा है, ये अगर झूठ है, तो खुदा मतलब कि अगर मेरा पॉइंट कहने का मकसद ये खुदा नहीं है, अगर आप इसको झूठ कह रहे हैं तो खुदा है, ये भी तो सच की बात, मतलब कि वो तो एम्बिगुअस ही चीज है ना। दोनों तरफ के इक्वली पॉइंट्स हैं अगर आप इसको कंसीडर करें तो। मैं अगर जाती तौर पे इसकी बात करूं तो मेरे ख्याल से तो जो आपने ये उसकी राम की विष्णु की जो बात की है, अब मैं नहीं मानता कि शायद मेरा किससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट या क्या होगा। मैं तो उन्हें अंबिया कराम मानता हूँ कि वो एक जगह पे जो है अल्लाह ताला ने उन्हें किया होगा, भेजा होगा। वो बुद्धा भी हो सकता है, बुद्धा भी नबी हो सकता है। और दुनिया में डिफरेंट जगह पे 1,24,000 अंबिया आए हैं, उनकी नरेशंस हमें नहीं मिलती। माइट पॉसिबल है कोई ऑस्ट्रेलिया में भी हो, कोई अमेरिका में भी हो, जिसका डिस्कशन नहीं है, क्योंकि सारी चीजों को तो ग्रेस्प नहीं किया हुआ ना, बताया नहीं गया। मिसाल दे रहा हूँ मैं, चलें जैसे फिर एक, पुराने एक, एक टाइम। काम करते हैं ना, एक काम करते हैं। जी जी प्लीज। फर्ज करें कि एक स्विमिंग पूल हो बहुत बड़ा, जी जी। ठीक है, और ऑन द सरफेस आपको उसमें नीली गेंदें नजर आ रही हैं, उस भरा हुआ है फुल। ठीक है। और आपको कोई बंदा बताए कि इस स्विमिंग पूल में ना 100 अरब ये गेंदें डाली हुई हैं, हम्म, और आपको ये कहा जाए कि उस स्विमिंग पूल के अंदर 100 जो है ना वो लाल गेंदें भी हैं, ठीक है। तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि उसमें लाल गेंदें हैं या नहीं है? बताएं। सर अगर ये एग्जांपल है, आपने कहा स्विमिंग पूल में 100 अरब के करीब ब्लू बॉल्स हैं और उसमें 100 लाल गेंदे भी हैं, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे? जाहिर बात है उसमें फिर गोता लगाएंगे, पानी में जाने की कोशिश करेंगे, और नहीं नहीं, जो भी पानी हमारे है पास। ही नहीं है, बस गेंदें ही हैं सिर्फ। अच्छा, सिर्फ गेंद ही हैं? ढूंढेंगे सर उसको, कोशिश करेंगे, स्ट्राइव करेंगे। अगर कोई कितनी कह देर रहा है ढूंढेंगे आप?
अगर तो सर ये चीज ऐसी है कि जो इंसान को ढूंढनी चाहिए तो फिर सारी उम्र भी लगती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी है। अच्छा 100 गेंदें ढूंढने के लिए अगर कोई बिलीफ की बात है कि इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। तो फर्ज करेंगे जो आपको कह रहा है कि इसमें 100 गेंदे मौजूद हैं, आप उसे कहें जी यार अब तू ही साबित करके गेंदे हैं, मैं नहीं साबित करता कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक गेंद निकालने में 1 सेकंड भी लगे ना, तो एक जी 80 साल के इंसान की जिंदगी में ना तकरीबन 2.5 अरब सेकंड होते हैं। ठीक है, सही है। और उसमें 100 अरब गेंदे हैं, पूरा खानदान भी मिलके कभी नहीं निकाल सकता। ठीक ठीक है, है। तो फिर तो ठीक यही है है। ना कि हम उसको ही कहेंगे तू ही निकाल के दे। अब मसला बिल्कुल। ये है कि अगर हम कायनात में खुदा ढूंढने लग जाएं, जो आप कहते हैं कि आप साबित करेंगे खुदा है, ये बिल्कुल उन गेंदों वाला मसला ही है भाई, कि जो अब दावा कर रहे हैं ना वो ही निकाल के दे, हम क्यों करें भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मुफ्त में वक्त जाया करने के लिए थोड़ी है, और हम तो पूरी जिंदगी भी लगा देंगे तो तब भी नहीं होगा, बल्कि पूरा खानदान पूरी जिंदगी लगा लेगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो मसला ये है कि फिर वही साबित करे, क्योंकि वो फिर सबूत दे सकता है ना, क्योंकि उसने। और एक मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है सच और झूठ के बारे में क्या है, पता क्या है? जी जी। सच गवाही होता है भाई। हम्म। गवाही का मतलब समझते हैं? सच गवाही होता है। जैसे एक इलाके में आप जाएं और आप ये कहें कि मैंने इधर गैंडा देखा है, जी अगर फर्ज करें कि आप इलाके में गए हैं और आपने गैंडा नहीं देखा और आप वापस आके अपने बाप को कहें मैंने उधर गैंडा देखा है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने गैंडा देखा है और तब आप कह रहे हैं कि मैंने गैंडा देखा है, तो आप गवाही दे रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं। सच जो होता है ना, दुनिया में कोई भी सच, वो गवाही होता है, गवाही, कि आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया है। अब ये कहना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ना आपने मोहम्मद देखा ना आपने अल्लाह देखा, आप गवाही दे रहे हैं, तो ये तो है ही झूठ। ये तो डेफिनेशन ही झूठ की है, क्योंकि आप गवाही दे ही नहीं सकते और मजहब आपसे झूठ बुलवा रहा है। असूली तौर पे अकॉर्डिंग टू लॉजिकल प्रिंसिपल, मजहब आपका कलमा है ही झूठ है, क्योंकि आप गवाही दे ही नहीं सकते। भाई गवाही तो तब आप देंगे ना जब आपने वाकई माना है, वाकई देखा है, या आपने वाकई ऑब्जर्व किया है। और हर सच एक गवाही होता है, और हर झूठ जो होता है ना, वो झूठी गवाही होता है। यानी अब आपने एटम की मिसाल दी ना, कि एटम के अंदर और एलिमेंट्स होते हैं। अब मसला जी। ये होता है कि एक बात याद रखें, एक होता है जानबूझ के झूठ बोलना और एक होता है गलतफहमी। हम्म। गलतफहमी झूठ तो होती है, मगर उसमें इंसान का कसूर नहीं होता। अब एक बात है ना, कि प्लेटो था या सोक्रेट्स था, वो कहता है ये एटमोस है, ये अनडिविजिबल है, जी ना उसने देखा था, उसका ख्याल था इस बात का कि ऐसा होगा कि किसी जगह पे जाकर रियलिटी डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, अब मसला यह है कि शुरू शुरू में साइंटिस्ट वाकई समझते थे कि एटम नहीं डिवाइड हो सकते, मगर एक दिन एक साइंसदान ने यह बात डिस्कवर कर ली कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। जी। उसने ऑब्जर्व कर ली कि एटम डिवाइड हो सकता है। जब उसने ये बात ऑब्जर्व कर ली, तो जब उसने दुनिया को बताया, तो ये एक गवाही थी और एक सच्ची गवाही थी। ठीक है, इसलिए वो सच था। सच इसलिए सच नहीं होता कि मैंने अंदाजा लगाया कि ये बात सच है, नहीं। हर सच असूली तौर पे इज अ टेस्टमनी दैट नेचर बिहेव्स इन दिस वे। चाहे वो जनरल रिलेटिविटी है, चाहे वो एवोल्यूशन है, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स है, हर चीज के बारे। जैसे आज एक मेरे पास भाई आया, उसने कहा अच्छा जी आप ये बताएं कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। वो भाई जब हमने साइंस ने ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि फलां बात सच है? क्योंकि और साइंस एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल पे काम करती है। साइंस नेचर की जिस हकीकत को विटनेस करती है, उसी को कहती है कि ये है। ठीक है, और फर्ज करें कि साइंस को किसी पॉइंट पर गलतफहमी लग भी जाए, कल को जब उसे उस बात का सही तरीके से नया इदराक होता है, तो वो सच हो जाती है। वो कलमे की तरह नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना मैं अल्लाह वेख्या ना मैं मोहम्मद वेख्या, मैं गवाहियां दे रहा हूं चला चला के, अल्लाह अकबर की गवाहियां लगा रहा हूं दिन रात। ठीक है, सही है, और दिन रात मैं ये कह रहा हूं कि यसू मुझे बचाएगा जी क़यामत से। तो भाई ये तो सारा झूठ है ना, ये तो सब बातें झूठ हैं, क्योंकि इन बातों को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि साइंस में सच्चाई की एक और भी डेफिनेशन है, वो ये है कि फर्ज करेंगे आपको किसी ने साइंस की कोई सच्चाई बताई कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो पानी के अंदर इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जरासीम थे बहुत सारे। अच्छा, अब
मसला ये है कि आप मुझे आके कहें कि भाई साइंस के मैंने तो पानी को देखा, टैप वाटर को मैंने फिल्म पे लगा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और मैं इस बात का इनकार कर दूं। अब आप मुझे बड़े आराम से 1 फुट बाय 1 फुट की माइक्रोस्कोप लाएं, टैप वाटर लें, फिल्म के ऊपर लगाएं और मेरे सामने रख दें। सच्चाई की बात यह है कि सच्चाई को, साइंस की सच्चाई को रिप्रोड्यूस भी, मेजॉरिटी सच्चाइयों को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो मजहब तो इस क्राइटेरिया पे भी पूरा नहीं उतरता, सही है, समझ गए। तो सच्चाई के किसी भी क्राइटेरिया पे मेयार जो है हकानियत का, मजहब हक होने का दावा और खुदा हक होने का दावा करता रहे, हकानियत के किसी भी छोटे से छोटे मेयार पे भी ना मजहब पूरा उतरता है ना खुदा पूरा उतरता है, ठीक है जी। सही, ठीक सर, मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ, लेकिन इसी से फ्रॉम योर पॉइंट्स अगर मैं एक बात और करूँ, ये ठीक है, मैंने मान लिया चलें कि ये सच नहीं है, सारी बात होगी, आपने बड़ी अच्छा इसको अपने पॉइंट को इलेबोरेट किया। मेरा पॉइंट सिर्फ ये भी तो एब्सोल्यूट बात नहीं है ना कि खुदा नहीं है, ये भी तो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि साइंस तो वही है ना कि थ्रू आप अपनी मतलब कि ऑब्जर्वेशन से जो आपने फील किया या आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कुछ आपने रिजल्ट ड्राइव किया और वो आप जो है वो सामने लेके आए हैं दुनिया के। आपको मेरी गेंदों वाली एग्जांपल समझ नहीं आई लगता है। नहीं सर, मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ आपकी बात, मैंने बखूबी समझी है, बल्कि मैं नोट्स मसला बना ये रहा है हूँ कि आपकी बात एक मेरी बात याद रखें, अगर एक बात जी। आपने मुझे आके बताई और मैं पूरी जी। जिंदगी ढूंढ के भी उसकी सच्चाई साबित नहीं कर सका, तो भैया मैं उसको मानने का पाबंद ही नहीं हूं भाई। मैं पूरी ईमानदारी से जिस बात का सबूत नहीं ढूंढ सका, मैं उसका इनकार करने के लिए 100% ठीक हूं और मुझे खुदा भी गलत नहीं कह सकता अगर कोई खुदा है तो। ठीक समझे मेरी बात? यानी एक मुझे बात बताएं, एक बंदा खुदा की बारगाह में हाजिर हो और वो मुझे कहे कि मुझे तेरा सबूत मिला ही नहीं, मैं तुझे क्यों मानूं? और खुदा में अगर जरा भी इखलाकी जुरत और मंतकी जो एक्यूमन है वो मौजूद होगा ना, खुदा उसे कहेगा यार तू माफ है, तुझे नहीं सबूत मिला, तूने नहीं माना, खत्म होगी बात, ठीक है। मुझे अब एक बात बताएं, एक बादशाह के सामने को बंदा जाए और वो बादशाह उसे ये कहे कि हाँ तुझे नहीं पता था कि फलां कानून बन गया, और वो बंदा उसे कहे कि तूने घोड़ा भेज के मेरे गांव में खत भेजा था कि तूने नया कानून बना लिया, ठीक है। अगर तो वो बादशाह होगा ना जाहिल, तो उसका सर उतरवा देगा। अगर नहीं होगा ना वो जाहिल, उसमें जरा भी अकल होगी, तो वो खुद उससे माफी मांगेगा, कहेगा यार वाकई मेरी गलती है कि मेरे लोग पहुंचे ही नहीं वहां तक, बल्कि अपने सिपाहियों को पकड़ेगा, फिर वो रसूल अल्लाह की दाढ़ी पकड़ेगा कि हाँ तू किथे सी ओए, तू क्यों नहीं दसिया, तूने सबूत क्यों नहीं दिया। फर्ज करेंगे अगर वाकई को क़यामत हो ना, तो भैया हम तो पकड़ के रसूल को सामने खड़ा करेंगे, यार तू तो हमें साबित नहीं कर सका और तू हमें सजा दे रहा है। अबू जहल ही पकड़ लेगा भैया, ठीक है कि हाँ भाई तू कैसे। वो यहूदी भी पकड़ लेंगे जिनको वो खुदा मिला था जो कि भाई मिस्रियों के ऊपर 10 आफतें नाजिल करता था, और वो खुदा दा बेटा सलीब पे मर गया। वो यहूदी कहेंगे तू अपनी किताबों में फलां बातें लिखता था, इधर आके तूने पैंतरा बदल लिया, इधर तूने ऐसा बेटा भेज दिया जो मार खा के मर गया, ये क्या तमाशा तूने लगा दिया भाई। वो अपनी जगह ठीक है, गलतफहमी की सजा तो नहीं होती ना भाई, गलतफहमी की सजा तो जाहिल देते हैं, अकल वाले तो नहीं देते गलतफहमी की सजा, बताएं मुझे। तो भाई हम अपनी जगह अपनी लॉजिक में कंसिस्टेंट है हम लोग, ठीक है। खुदा हम नहीं साबित कर सकते, और भाई मैं क्यों साबित करूंगा 3 अरब सेकंड लगा के अपनी जिंदगी के कि हाँ भाई स्विमिंग पूल में गेंद है कि नहीं, भाई है तो दिखा दो, आप दिखा दो भाई, खत्म होगी बात, हम मान लेंगे। जब आप दिखा देंगे मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा कि मैं ना मानूं, मैं मान लूंगा उसी टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी। चले मैं अंडरस्टैंड कर मैं सर आपका पॉइंट बखूबी अंडरस्टैंड कर गया हूँ। आप देखिए, आप अपनी जगह पे अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी तो कोई ऐसा फर्म चीज नहीं है ना। देखिए दो चीजों में ये तो कंट्राडिक्शन तो ऑब्वियस जब पता चल रही आपके है पास भी कि फर्म चीज नहीं है और मेरे पास हमारे भी पास, फर्म चीज नहीं है, तो मैं आपकी नॉन फर्म चीज को मानने का पाबंद क्यों? नहीं, हम भी आपकी बात मानने को भी पाबंद तो नहीं है यार ना। ना माने, मैं तो कह रहा हूँ ना माने आप, अगर मंतक आपको समझ आती है तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं आती तो ना। अच्छा गालिब, मैं थोड़ा बीच में करूं कंट्रीब्यूट। अच्छा जी, नकवी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? सर करम अल्लाह पाक, आप सुनाएं कैसे सर? अच्छा, ऐसा है कि ये आपने पहले ये चैनल सुना है या नया नया सुनना शुरू किया? नहीं सर, मैं सर से पहले ही अर्ज की थी गालिब साहब से मैंने कि मैं जब पाकिस्तान में था तब मैं सुनता था, लेकिन मैं बीच में कुछ देर के लिए यानी कि मैं नहीं सुन सका। अब मैं दोबारा थोड़ा सा सुनना शुरू किया। हाँ जी।
ऐसा है कि अगर तो आपने सुना है तो फिर आपको एक बीच में ये पैटर्न नज़र आना चाहिए, बहरहाल मुझे रिपीट करना पड़ेगा। पहली बात ये है कि ये जो बुनियादी तौर पर जो एथीइज़्म का जो मुकद्दमा है ना, उसको जी सर। समझने की कोशिश करें, उस अंदाज़ में जिस अंदाज़ में हम इस चैनल पर पेश करते हैं, ठीक है? कोई सही। ऐसा नहीं कि जी किसी दूसरे ने क्या कहा, किसी तीसरे ने कहा उसकी बात नहीं हो रही। जिस अंदाज़ में सही। हम एथीइज़्म का मुकद्दमा पेश करते हैं, उसको ज़रा समझने की कोशिश करें ठंडे दिल से। उसके 3 या 4 बुनियादी तौर पे नुकात हैं, जो हमारा मुकद्दमा है एथीइज़्म का। उसका सर। पहला नुक्ता ये है कि देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव इन गॉड। कोई वजह नहीं है कि गॉड में यकीन रखा जाए। जितने रीज़न आज तक, चाहे वो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स हों या एविडेंस के तौर पे जो क्रिएशनिस्ट पेश करने की कोशिश करते हैं और जो आर्गुमेंट्स पेश करने की कोशिश करते हैं या दलाइल पेश करने की कोशिश करते हैं खुदा के वजूद के, जब उन पर दयानतदारी से उनका तज्जिया किया जाता है तो उनमें इल्मी खताएं और फिलोसॉफिकल गलतियां निकलती हैं। तो देयर इज नो तमाम आर्ग्यूमेंट्स आज तक जो आपको लगेगा कि ये मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं कहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हर आर्ग्यूमेंट को डिकंस्ट्रक्ट कर देंगे हम इसको कर चुके हैं, अंग्रेजी की स्ट्रीम में कर चुके हैं, उर्दू की स्ट्रीम में तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी की स्ट्रीम में आप जाके देखिएगा कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की डिकंस्ट्रक्शन, यानी तमाम आर्ग्यूमेंट्स जो बनी नौ इंसान ने आज तक पेश किए हैं खुदा के वजूद के हक में, वो फ्लॉड लॉजिक पर बेस है। ये बात साबित हो चुकी हुई है, ठीक है? आपको लोग बोलता हुआ नजर आएंगे आज भी वो आर्ग्यूमेंट्स इस पूरे यकीन के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनमें जो इल्मी खताएं और फिलोसॉफिकल गलतियां हैं उनसे सरफ नजर करते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं। पहली बात, कोई रीजन नहीं, जो रीजन आज तक बताए गए हैं वो फ्लॉड थे, कोई बेसिस नहीं। उसके ऊपर ये हुआ है, तुरफा तमाशा ये हुआ है, आप जो अभी फरमा रहे थे उसका जवाब देने के लिए, कि कुछ ऐसे हकायक से पर्दा हट गया है, कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई हैं, पॉजिटिव एविडेंस आ गया है, जिससे जो कि हम आपको दिखा सकते हैं, जो कि खुदा से बिल्कुल, खुदा के तसव्वुर से बुनियादी तौर पर मुनाफी है। बिल्कुल खुदा जी के प्लीज तसव्वुर सर, से कोई कोट करें सर प्लीज, मैं मैं सीखना आप चाहूंगा आपसे, प्लीज कोई अच्छा, कोट करें अगर आपके मैं पास टाइम है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसमें एक ये बात मैं भी करूँगा, ये नुक्ता नंबर 3 है ना, कि ऐसे एविडेंसेस आ गए जो खुदा के तसव्वुर से फंडामेंटल लेवल पर क्लैश करते हैं और कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उसकी मैं मिसालें दूँगा और उसका एविडेंस आपको दिखा देंगे। चौथा जी पॉइंट जी। ये है कि आपको साइंस ने ये भी थोड़ा-सा, न्यूरो साइंस ने ये भी आपको बता रही है कि अगर खुदा नहीं है, उस सूरत में क्यों इंसान का दिमाग खुदा जैसी चीज़ के तसव्वुर को गढ़ सकता है? इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, ठीक है? यानी ये गालिब की मिसाल ये कि अगर लाल गेंद नहीं है उस पूल में, फिर भी कोई क्यों कहेगा कि लाल गेंद है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ दोज़ रेड बॉल्स। तो इसकी भी हमें समझ आ रही है, यानी हमें इस बात की समझ आ रही है कि कोई खुद, मैं दोबारा अब कंसाइजली समराइज करता हूं और फिर मैं आपको वो मिसालें भी दूंगा। जी सर। बुनियादी तौर पर कोई रीजन नहीं है गॉड को यकीन रखने में, तमाम दलाइल आज तक जो पेश किए हैं बनी नौ इंसान ने वो फ्लॉड लॉजिक पर है। अगर आप दयानतदारी से उनका तज्जिया करें, ऐसे एविडेंसेस निकल आए हैं जो खुदा के तसव्वुर के साथ बुनियादी लेवल पर क्लैश करते हैं, आपको इस बात की समझ आना शुरू हो गई है कि अगर खुदा नहीं भी है, फिर भी इंसान क्यों खुदा के तसव्वुर को घड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं ये भी ऐड कर दूं कि गालिब की मिसाल का लाल और वो जो नीली गेंदों वाली जो मिसाल थी, उसकी एक्सटेंशन क्या है? उसकी एक्सटेंशन ये है, बात ये नहीं हो रही कि जो अभी लाल गेंदों में यकीन नहीं रख रहा, वो जाकर लाल गेंदों को सारी उम्र सर्फ करके तलाश करे। बात ये हो रही है कि जो कह रहा है कि लाल गेंदें हैं, उसको भी जब आप कहेंगे, वो भी इस अमल से कासिर रहेगा कि वो आपको लाल गेंद निकाल के दिखा सके। इसका मतलब है तो उसका पहला क्लेम कि लाल गेंदें हैं, वो भी बेबुनियाद था। असल बात ये हो रही है। गालिब ये हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कि जो ये कह रहा है ना कि जी हाँ जी जी लाल जी। गेंद है, उसको भी आप कहेंगे ना भाई आप ही निकाल लाएँ, ठीक है? मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो एग्जैक्टली। इग्नोरेंट हूँ। आप तो क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, वो कहता मैं भी नहीं लाल गेंद निकाल सकता। इसका मतलब है कि उसका जो दावा इन द फर्स्ट प्लेस वो भी बेबुनियाद था। इस वजह से ये खतरनाक बात।
अच्छा जी, जो पॉइंट नंबर 3 था, मैं अक्सर मिसाल जो देता हूँ कि आपकी जब आप यूनिवर्स को देखते हैं, जब आप बायोलॉजिकल वर्ल्ड को देखते हैं खास तौर पर, तो आपको उसमें ट्रायल एंड एरर की चीजें जिस प्रोसेस से चीजें डेवलप कर रही हैं, जिस प्रोसेस से चीजें इवॉल्व कर रही हैं, देखिए आपको एवोल्यूशन के ऊपर अगर शकूक है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, हम आपको उसके भी एविडेंस दिखा सकते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर के तो आपको रियल टाइम में आपको एविडेंसेस दिखाए जा सकते हैं। ट्रायल एंड एरर से मुराद क्या है? ट्रायल एंड एरर से मुराद ये है कि आप ज्यादा चीजें ऐसे फर्ज करें कि एक जगह कोई आपका कोई टारगेट है, ठीक है जी, आप तीरंदाजी कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये कि जी आपको नजर ये आता है कि अगर कोई पीछे डिजाइनर हो जिसके पास इल्म हो, फोरसाइट हो, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मुकम्मल इल्म रखने वाली जात अगर यूनिवर्स के पीछे है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इस चीज का एविडेंस नजर आए कि हर डायरेक्शन में तीर फेंके जा रहे हैं, ठीक है, और उनमें से कोई ना कोई तो टारगेट पर लग ही जाएगा। उस ऐसा होना चाहिए कि भाई एक ही तीर मारा जाए और वो डायरेक्ट टारगेट पे जाके लगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना बात को? मिसाल के जी तौर जी पर आपको ट्रायल एंड एरर की हर लेवल पर मिसालें नजर आती हैं। सबसे आसान जो बात समझने की है, वो आपको ये है कि आपको ये पता है कि जो आपकी बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ, थोड़ी-सी बायोलॉजी की बैकग्राउंड है आपकी? अ, मैं बेसिकली सर इंजीनियरिंग है अच्छा, मेरा अच्छा, अच्छा, बेसिक चलिए ठीक है, ज़्यादा ऑक्यूपेशन। ना हाँ बताएँ, ज़्यादा ना बताएँ, सिर्फ हाँ या हाँ ना जी में बताएँ, अपनी डिटेल्स ना जी बताएँ। जी अच्छा, जी ऐसा जी है कि मैं जो सबसे पहले जो एक मिसाल देता हूँ ट्रायल एंड एरर की, वो ये है कि वो जो हमारे अंदर इस वक़्त हो रहा है, आपके अंदर भी हो रहा है, मेरे अंदर भी हो रहा है इस वक़्त, और ये हम लैब में ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, दोबारा भी दिखाया जा सकता है, आपको पेपर के रेफरेंसेस भी दिखा देंगे। लेकिन क्या है कि जब हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, तो हमारा डीएनए जो है कॉपी होता है, ठीक है? तो जी आमतौर पे ये कहा जाता है कि डीएनए का ये जो कॉपीइंग है वो बड़ी ही हाईली एक्यूरेट है, इतनी एक्यूरेट है कि 1 into 10 to the power 8 में उसके यानी कि एरर रेट जो है वो इतना कम है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में इसका एरर रेट तकरीबन 1 in 10,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ऐसी चीज़ें, ऐसे-ऐसे मैकेनिज़्म वो भी इवॉल्व किए हुए हैं, जो कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके फ़ौरन बाद जितने एरर्स होते हैं उसके अंदर, उनको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर दोबारा एरर होते हैं, फिर उनको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। यानी ये जो आपकी डीएनए का हाई एक्यूरेसी का जो अमल है तो एक्यूरेट, मगर वो अचीव ऐसे हो रहा है, जैसे एक ट्रायल एंड एरर हो रहा है। यानी आपको लगेगा कि यार देखो क्या बात है कि कितनी लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक जाके एरर को चेक किया जा रहा है, फिर एरर को करेक्ट भी किया जा रहा है, तो सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा यानी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नजर आ जी रहा है जी आपको नेचर में। तो आपके अंदर पहले ये अगर आप सतही तौर पर इसका तज्जिया करेंगे ना, तो पहले आपके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि यार ये तो ज़रूर इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, कोई खुदा है, जो कि देखो जिसने एरर भी करेक्ट करने का मैकेनिज़्म रखा हुआ है, ठीक है? और इतनी एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। जी लेकिन जी ये मिसाल मैं इस वजह से देता हूँ कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स ये भी आपको आम तौर पर बाहर इस चैनल से बाहर ये बात नहीं मिलेगी कि ये कहना कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किसी हमेशा ही इंटेलिजेंस की निशानी है, ये उस बात की नफी करती है, क्योंकि यहाँ पर वो एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एरर करेक्शन की इसीलिए चाहिए थी क्योंकि पिछली लेयर पर काम ठीक हो नहीं सका था। अगर पिछली लेयर पर एरर ना होते तो एरर को करेक्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मशीनरी चाहिए वो ना चाहिए होती। तो लिहाजा पिछली लेयर की पिछले स्टेप की गलती को दुरुस्त करने के लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी इंटेलिजेंस का मार्कर नहीं है, बल्कि वो पिछली लेयर पे फेलियर का मार्कर है, ठीक है? तो यानी बुनियादी तौर पर इस बात को याद रखना है कि खुदा ये ऐसी अगर आप दयानतदारी से इसका तज्जिया करें, खुदा की ज़ात के साथ एरर के कॉन्सेप्ट को एसोसिएट किया नहीं जा सकता। इंसानी तसव्वुर से तो ये बात आपको ठीक लगती है कि हाँ यार, हमसे गलतियाँ होती हैं तो हम क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, गलतियों को दुरुस्त करेंगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। इंसानी मयार से तो ये आपको अच्छी लगती है बात। लेकिन
खुदा के मयार के मुताबिक ये एक ऐसी मिसाल है जो कि एक ऐसी हस्ती जो कि मुकम्मल इल्म रखती है और आने वाले वक्त का इल्म रखती है, फ्यूचर का इल्म रखती है, उसका एरर करेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जोड़ा नहीं जा सकता। इसका सबूत हतमी तौर पर आपको बार-बार रिप्रोड्यूसिबल अंदाज में मौजूद है। बार-बार मेरे अंदर हो रही है इस टाइम, आपके अंदर हो रहा है, हर एक के अंदर हो रहा है। आपकी जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं बाय द वे, दूसरी मिसाल दे देता हूँ, आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जब आपके अंदर कोई एंटीजन जाता है, कोई पैथोजन, कोई वायरस वगैरह, उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो अपने अंदर एक फास्ट पेस्ड एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एक ऐसे समझे फास्ट पेस्ड नेचुरल सिलेक्शन उस हो रही है। क्या है कि जी मल्टीपल किस्म की एंटीबॉडीज़ ट्रायल एंड एरर होने लगता है, मल्टीपल किस्म की एंटीबॉडीज़ जल्दी-जल्दी बनने लगती हैं। कोई किसी किस्म की, कोई किसी किस्म की, और जो काम कर जाती हैं, वो आगे सर्वाइव कर जाती हैं, जो नहीं काम करती उनको बॉडी ज़ाया कर देती है। यानी अगर अगर इसके पीछे कोई इल्म रखने वाली ज़ात होती, तो वो तो एक सेपरेट स्टोरी है कि वो आपके अंदर वायरस डाल ही क्यों रही है, वो एक सेपरेट स्टोरी है, उसको अभी ज़रा साइड पे करें। वो अपने अंदर एक मसला है। लेकिन अगर उसने वायरस डाल ही दिया है, जिसका इल्म वो खुद रखती थी वो ज़ात, वो वायरस का तो उसे पता था, उसके खिलाफ कैसी एंटीबॉडीज़ बननी है उसको नहीं पता, तभी तो ट्रायल एंड एरर का हो रहा है। तभी तो फिगर आउट किया जा रहा है कि भाई किस किस्म की एंटीबॉडी इस वायरस को अटैक करेगी। तो हर तरफ तीर अंदाजी होने लगती है और कोई ना कोई तीर जो लगता है तो फिर क्या कहते हैं मामला चलता है। आप स्पर्म काउंट को देख लें, 186 क्या कहते हैं आपकी, आई थिंक गालिब मुझे जरा आप करेक्ट करें, फैक्ट चेक करें, 186 मिलियन होते हैं 186 मिलियन सर, हाँ, 186 मिलियन 186 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एवरेज इजैक्यूलेट में। जबकि ये ऐसा ही है कि हर तरफ तीर चला दो, कोई ना कोई तो जाके फर्टिलाइज करेगा। तो आप ये देखिए, अगर क्योंकि फर्टिलाइज तो एक ही स्पर्म में जाके करना, तो एक ही स्पर्म काफी था। एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में स्पर्म काउंट बढ़ाना ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़े, और चूंकि स्पर्म में भी वेरिएशन है, वो भी एक कंपटीशन हो रहा है। हर स्पर्म भी एक दूसरे का क्लोन तो नहीं है, उनमें भी कंपटीशन हो रहा है। उनमें कोई तेज चल सकता है, कोई कम तेज चल सकता है, कोई कोई जल्दी डाई कर जाता है, कोई 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है, वगैरह वगैरह। उनमें भी एक कंपटीशन हो रहा है। एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बिल्कुल समझ में आती है। खुदा के कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये जो 186 मिलियन स्पर्म्स का होना जो है ना, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये ट्रायल एंड एरर है ऑफ बिब्लिकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, आम तौर पर अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है ये मुहावरा किसी बड़ी चीज को बताने के लिए। मैं इसको ट्रांसलेट, मैं एक पोएटिक लाइसेंस देता हूँ, ये एक ट्रायल एंड एरर ऑफ कुरानिक प्रोपोर्शंस। ठीक है, सही है। तो क्योंकि 186 मिलियन की जरूरत नहीं है, एक ही स्पर्म चाहिए आपको। लेकिन एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये के तनाजुर में ये चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं। गॉड के साथ आप एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आपको मुसीबत पड़ जाएगी। आप एग काउंट देख लें, एग काउंट भी जो एक फीमेल बेबी होती है, वो तकरीबन मिलियन के करीब एग्स होते हैं उसके ओवरीज में। फिर वो कम होते हैं 100,000 तक आते हैं। बाय द टाइम वो असल में ऑन एवरेज एक जो खातून है वो तकरीबन 400 दफा लाइफ टाइम में ओव्यूलेट करती है। आपको इतने ज्यादा वो जो एग्स थे वो भी नहीं चाहिए थे। उधर भी ये बातें आ रही है सामने, लेकिन वो बार-बार वो भी फिल्टर हो रहे हैं, वो भी ट्रायल एंड एरर से। एवोल्यूशन के अंदर जो ट्रिक है ना, ट्रिक ये है कि चूंकि वो एक इम्परफेक्ट प्रोसेस है, ज्यादा जनरेट करके कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल्टर हो रही हैं। बार-बार आपको ये नजर आ रहा है कि ट्रायल एंड एरर हो रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कादिर मुतलक और अलीम कुल खुदा के साथ फंडामेंटल लेवल पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप सेफली इस तरह के खुदा को कम से कम, बाकी अभी और कोई बात करनी है तो को, अगर इंसानों जैसा खुदा है मेरे जैसा जो कि ट्रायल एंड एरर कर रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो इल्म कुल रखने वाला, अलीम कुल और तमाम चीजों को जानने वाला, उसके आपकी इतने एविडेंसेस आ चुके हैं कि उसको आजकल एंटरटेन करना उस पॉसिबिलिटी को एक मुज़ाहिका खेज सी बात लगती है। तो खैर अब मैं बड़ी लंबी बात में की, मैं अब रुक जाता हूँ।